हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2027 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा सेट नंबर 1 रहने वाला है, जिसका पेपर कोड है 347 ED। तो फ्रेंड्स, ये 2026 में आया हुआ पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पार्ट 1 को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथन तथा तर्क को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें देखिए दिया गया हमें अभिकथन परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है, और तर्क दिया गया हमें परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पहली बार पूछा गया है। यानी कि देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ 2026 में ही पहली बार पूछा गया है। तो देखिए, कुछ बच्चे तो इसको देखकर डर जाएंगे, लेकिन देखिए बहुत ही आसान है। चलिए समझते हैं। अब देखिए, इसमें हमारा विकल्प दिए गए थे, अभिकथन व तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। सेकंड विकल्प इसमें दिया गया था, अभिकथन व तर्क दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा दिया गया था, अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। फोर्थ दिया गया था हमें, अभिकथन गलत है परंतु तर्क सही है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करके लिख देना प्रश्न नंबर 1 के क्या का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभिकथन क्या था? अभिकथन है परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। और तर्क क्या था? तर्क है परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए ही लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं अणुसंख्या गुणधर्म आखिर है क्या। अणुसंख्या गुणधर्म, जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करें अणुसंख्या गुणधर्म की, वह गुण होता है जो विलयन में घुले कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ के प्रकार पर यानी कि प्रकृति पर। तो अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? अणुसंख्या गुणधर्म वह गुण होता है जो विलयन में घुले कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ प्रकार बोल दीजिए पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, अब देखिए, परासरण दाब भी घुले कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए क्या है? इसलिए यह अणुसंख्या गुणधर्म है। देखिए, अणुसंख्या गुणधर्म क्या था? यह वह गुण होता है जो विलयन में घुले कणों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि पदार्थ के प्रकार पर। और देखिए, परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब भी घुले कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए यह क्या है? इसलिए ऐसा अणुसंख्या गुणधर्म है। यानी कि देखिए, इसलिए जो अभिकथन था वो हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है हमारा यहाँ पर जो हमारा अभिकथन था वो बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि अभिकथन क्या दिया गया था? अभिकथन हमें दिया गया था परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। तो हाँ, परासरण दाब एक अणुसंख्या गुणधर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए तर्क हमें क्या दिया गया था? तर्क दिया गया था परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें यहाँ पर तर्क दिया गया था कि परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। तो देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं परासरण दाब का सूत्र। आप सभी जानते हैं परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर R क्या है? R हमारा नियतांक है और T क्या है? T हमारा तापमान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए परासरण दाब का सूत्र क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, परासरण दाब का सूत्र आखिर होता क्या है? परासरण दाब का सूत्र होता है पाई इक्वल टू CRT, जहां पर C क्या है? C है यहाँ पर मोलरता। और देखिए, जब ताप T समान है और R भी नियत है तब पाई, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं जब ताप T समान है और R भी नियत है तब पाई समानुपाती हो जाएगा C के बराबर, यानी कि मोलरता के बराबर। कि देखिए हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए तर्क में हमसे बोला गया परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब ताप क्या है? ताप T समान है और R भी नियत है तब पाई समानुपाती हो जाएगा C के। यानी कि देखिए, आप समझने के लिए देखिए, अगर मोलरता बढ़ेगी तो परासरण दाब भी बढ़ेगा, और मोलरता घटेगी तो परासरण दाब भी घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि देखिए, इसलिए तर्क यह बताता है कि परासरण दाब विलय कणों की संख्या यानी कि मोलरता पर निर्भर करता है, इसी वजह से यह क्या है? यह अणुसंख्या गुणधर्म है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है? इसलिए तर्क यह बताता है कि परासरण दाब जो है वो विलय के कणों की संख्या यानी कि मोलरता पर निर्भर करता है, इसी वजह से क्या है? यह अणुसंख्या गुणधर्म है। यानी कि देखिए, हमारे अभिकथन भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप बताइएगा प्रश्न नंबर फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, फोर्थ। तो अभिकथन व तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों का भी ये अच्छा गया होगा आंसर, यानी कि आप लोगों ने भी इसका फर्स्ट आंसर ही बताया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन विलयन बनाता है, Ti4+, Fe3+ या Zn2+ या Cu+। तो देखिए यहाँ पर टाइटेनियम दिया गया है, आयरन दिया गया है, जिंक दिया गया है और कॉपर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि आयन रंगीन विलयन बनाता है। सबसे पहले हमें जानना है कि किसी आयन का विलयन रंगीन या बेरंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी आयन का विलयन रंगीन या बेरंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसके डी ऑर्बिटल में आयन है या नहीं। तो जिन आयनों में डी ऑर्बिटल में अधूरे यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वे क्या होते हैं, वे रंगीन होते हैं, और जिनके डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरे होते हैं वे बेरंग होते हैं। यानी कि देखिए अगर आप ट्रिक याद करने के पर्पज से देखें तो देखिए मैं आपको ट्रिक बता दूं। सबसे पहले देखिए ट्रिक से याद करिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो ट्रिक क्या होगी, ट्रिक होगी हमारी याद रखने की, अगर देखिए D0 और D10 हो, D0 और D10 हो तो क्या हो जाएगा हमारा रंगहीन। क्या हो जाएगा, रंगहीन। और देखिए अगर हो D1 से D9 के बीच, D1 से D9 के बीच क्यों, तो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा रंगीन। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि देखिए आपको याद करने की ट्रिक है रंगीन और रंगीन को। अगर देखिए डी ऑर्बिटल डी में 0 और D10 हो तो हो जाएगा रंगहीन, अगर D1 से D9 के बीच हो तो वो हो जाएगा रंगीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, फर्स्ट हमें दिया गया था Ti4+ यानी कि टाइटेनियम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट दिया गया था हमें Ti4+, तो इसमें हम सबसे पहले टाइटेनियम का निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Ar 3d2 4s2, 3d2 और 4s2। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर Ti4+ बनाना है। बनाने के लिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, यानी कि S2 के भी निकल जाएंगे और D2 के भी निकल जाएंगे, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा क्या बचेगा 3d0। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी निकल जाएंगे, यहाँ से भी निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 4+, यानी कि देखिए अगर 4+ दिया हो यानी कि यहाँ पर 2+ भी दिया होता तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते, लेकिन यहाँ पर हमें दिया गया 4+, यानी कि यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी कि यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है 3d0, यानी कि डी कक्षक में क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नहीं। तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रंगहीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा रंगीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपको बताया था D0 और D10 में क्या होगा, रंगहीन। अब देखिए सेकंड में हमसे बोला गया था Fe3+, यानी कि देखिए Fe3+ यानी कि आयरन। तो देखिए सबसे पहले Fe का निकालेंगे, Fe का हो जाएगा Ar 3d6 4s2। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा Fe3+, यानी कि हम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो S2 से निकल जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ से, यानी कि हो जाएगा हमारा 3d5। यहाँ पर देखिए डी इलेक्ट्रॉन में क्या है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रंगीन। देखिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रंगीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रंगीन, क्योंकि देखिए D5 है और मैंने आपको बताया D1 से D9 के बीच क्या होता है, रंगीन होता है। अब देखिए थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या पूछा गया था हमसे, थर्ड दिया गया था Zn2+, यानी कि जिंक, Zn2+। तो देखिए सबसे पहले जिंक का निकालेंगे, जिंक का होता है Ar 3d10 4s2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए 3d10 में क्या होगा, यहाँ Zn2+ दिया गया है, यानी कि यहाँ पर Zn2+ का हो जाएगा हमारा Ar 3d10 और देखिए 4s निकल जाएंगे, यानी कि डी ऑर्बिटल क्या है, पूरी तरह से भरा हुआ है। तो जब डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रंगहीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा रंगहीन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला दिया गया था हमें Cu+, यानी कि कॉपर का। तो देखिए इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं। Cu का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो क्या आएगा,
AR3D10 4S1। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 10 AR3D10 4S1। और यहाँ पर हम निकालेंगे Cu प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ S से 1 निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, 3D10 बचेगा। तो D10 का क्या आएगा, D10 का आएगा रंगहीन, यानी कि ये क्या होगा, ये होगा हमारा रंगहीन। यानी कि देखिए आपने इसमें देखा है कि Ti4 प्लस क्या है, ये हमारा रंगहीन है। Fe3 प्लस क्या है, ये है हमारा रंगीन। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए Zn2 प्लस क्या है, ये भी हमारा रंगहीन है। और देखिए Cu प्लस क्या है, ये भी हमारा रंगीन है। यानी कि हमारा रंगीन क्या है, तो देखिए रंगीन है हमारा, क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, कौन सा आयन रंगीन विलयन बनाता है। तो देखिए Fe3 प्लस ही आयन ऐसा है जो कि हमारा रंगीन आयन बनाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था CO ब्रैकेट में COBr NH3 5SO4 तथा COSO4 NH3 5Br संकुलों के बीच किस प्रकार की समवायता पाई जाती है। बंधनी समवायता, विलायक योजन समवायता, आयनन समवायता या उपसह संयोजन समवायता। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें ये दिया गया है, यानी कि इन दोनों यौगिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों यौगिक में हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो Br था, यहाँ पर था SO4, लेकिन यहाँ पर फिर SO4 आ गया, यहाँ पर आ गया Br। यानी कि इन दोनों यौगिकों में Br माइनस और SO4 2 माइनस की जगह क्या होगी, यहाँ पर बदल दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको यही तो दिखाई दे रहा है कि इन दोनों में क्या है, इन दोनों में Br और SO4 2 माइनस की जो जगह है वो आपस में बदल दी गई है। यानी कि देखिए यहाँ पर है ना COBr NH3 5SO4। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो Br है, ये जो Br है ये क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, यानी कि अंदर जुड़ा हुआ लिगेंड है। ये Br क्या है, Br है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और SO4 2 माइनस क्या है, ये क्वांटर आयन है। क्या है फ्रेंड्स, ये क्वांटर आयन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा क्वांटर आयन है, क्वांटर आयन है। और देखिए Br क्या है, यहाँ पर Br यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यानी कि अंदर जुड़ा हुआ लिगेंड है। इसी प्रकार देखिए अगर आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये है COSO4 NH3 5Br। तो देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं SO4 2 माइनस, ये क्या है, ये अंदर जुड़ा हुआ लिगेंड है। ये क्या है, ये अंदर जुड़ा हुआ लिगेंड है। और देखिए Br क्या है, Br यहाँ पर बाहर आयन बन गया है। क्या बन गया, यानी जो आयन पहले अंदर था वह बाहर आ गया और जो बाहर था वह अंदर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जब अंदर का आयन बाहर और बाहर का आयन आपस में बदल जाए तो आयनन समवायता कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आयनिजेशन, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, देखिए अगर आप इंग्लिश में जानना चाहें तो आयनिजेशन, आइसोमेरिज्म इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे देखा है कि जो आयन अंदर था वह बाहर आ गया और जो बाहर था वो अंदर आ गया, यानी कि आयन क्या हो गए, आपस में बदल गए। तो इसको बोलेंगे हम आयनन समवायता, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बीच क्या इस प्रकार की समवायता पाई जाती है, तो इनके बीच पाई जाती है आयनन समवायता, यानी कि 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो बहुविकल्पोत्तर प्रश्न है बिल्कुल डिटेल में समझा रही हूँ, यानी कि अगर देखिए इस बार भी ये पूछे जाए तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अब देखिए हमारा अगला बहुविकल्पोत्तर प्रश्न है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा घ, वह अभिकर्मक जो एसीटोन तथा बेंजाल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता है। तो कौन सा नहीं होता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, या बेंडिक्ट अभिकर्मक, या गिग्नार्ड अभिकर्मक, या फेनिल हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए अगर अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो देखिए बहुत अच्छी बात है। अगर देखिए नहीं भी हुआ है बाय चांस, तो आपको क्या करना है, आपको अगर केमिस्ट्री में डर लग रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पिछले 5 वर्षों में जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। आप एक कॉपी बनाइएगा और उसमें आप देखिए मैं आपको 2026 के पेपर सेट करा रही हूँ। सबसे पहले आपका क्या काम है, सबसे पहले आपको 2026 के पेपर सेट तैयार कर लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपको इसकी प्लेलिस्ट बनाकर दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 2026 में देखिए जितने पेपर सेट आए हुए हैं, देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले आपको 2026 के पेपर सेट अच्छे से तैयार कर लेने। उसके बाद 2025, 24, 23,
फिर उसके बाद 22, 20, यानी कि देखिए 20 से आपको 26 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं, अगर आपने बस वो तैयार कर लेना तो आपके 70 में से 70 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको और कोई नहीं बताएगा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था वह अभिकर्मक जो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिक्रमित नहीं होता है। तो फर्स्ट था सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, दूसरा था बेंडिक्ट अभिकर्मक, तीसरा था गिग्नार्ड अभिकर्मक, चौथा था फेनिल हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फोर्थ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें वह अभिकर्मक जो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, गिग्नार्ड अभिकर्मक भी होता है, फेनिल हाइड्रोजन भी होता है। लेकिन देखिए बेंडिक्ट अभिकर्मक कैसा है, केवल एल्डिहाइड। ये बेंडिक्ट अभिकर्मक कैसा है, बेनेडिक्ट अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, बेनेडिक्ट अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड, बेनेडिक्ट अभिकर्मक केवल एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करता है, कीटोन के साथ नहीं करता। ये अभिक्रिया करता है लेकिन कीटोन ग्रुप के साथ नहीं करता, कीटोन के साथ नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह अभिकर्मक जो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता। यानी कि देखिए बेंडिक्ट अभिकर्मक क्या है, ये एल्डिहाइड के साथ तो हो रहा है लेकिन ये कीटोन के साथ नहीं होता, कीटोन ग्रुप के साथ नहीं होगा, यानी कि एसीटोन के साथ नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा कि बेनेडिक्ट अभिकर्मक ही ऐसा है जो एसीटोन तथा बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिकृत नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स अब देखिए अगला हमारा, जब एनिलीन को CHCl3 के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है। तो क्या उत्पाद बनता है हमारा, फेनिल आइसोथायोसाइनेट या फेनिल आइसोसाइनाइड या फेनिल साइनाइड या फिनोल। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जब एनिलीन क्या होती है, एनिलीन होती है हमारी C6H5NH2, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर आपको बता दूं एनिलीन क्या होती है, एनिलीन होती है C6H5NH2, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पर है CHCl3 प्लस और क्या है, और हमारा KOH। जब हम इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, देखिए C6H5NC, यानी कि हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, फेनिल आइसोसाइनेट। क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या है ये हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बनकर तैयार हो गया। और हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और देखिए हमारा बनकर तैयार हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ बनकर तैयार हो जाएगा 3KCl, यानी कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिएक्शन को संतुलित करने के लिए 3KOH से कर देंगे तो 3KCl बनकर तैयार हो जाएगा। और क्या बचा, यहाँ से हमने C6H5N ले लिया और क्या ही यहाँ से हमने C ले लिया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमने 3KCl ले लिया, यानी कि ये बचा है हमारा 3H2O। कितना बचा फ्रेंड्स, ये बचा 3H2O। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी रिएक्शन। तो देखिए यानी कि जब एनिलीन को CHCl3 के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उत्पाद बनता है हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये एक नाम वाली अभिक्रिया है, तो देखिए नाम वाली अभिक्रिया कौन सी है, ये बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए अगर आपको नहीं पता है इसके बारे में तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये। तो आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। कि एनिलीन को CHCl3 के साथ KOH की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमारा फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और KCl और 3H2O बनता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन सी अभिक्रिया है, इससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखिए अगला है हमारा अल्फा D प्लस ग्लूकोज तथा बीटा D प्लस ग्लूकोज हैं, ज्यामितीय समावयव एपीमर्स या एनेंटियोमर्स या एनोमर्स। तो आप कमेंट करके बताइएगा चाहे का कौन सा सही है, चाहे का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें अल्फा और बीटा की, यानी कि देखिए अल्फा D प्लस ग्लूकोज और बीटा D प्लस ग्लूकोज ये क्या होते हैं, ये होते हैं एनोमर्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं एनोमर्स। क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं एनोमर्स। यानी कि अगर आपको ट्रिक से याद रखना है, यानी कि जहां भी आपको अल्फा और बीटा ग्लूकोज दिखे तो अल्फा और बीटा दिखे तो उसको याद रखना एनोमर्स।
क्या याद रखोगे, उसको याद रखोगे एनोमर्स। तो यानी कि इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि एनोमर्स। तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज तथा बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, एनोमर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा ग्लूकोज के अणु एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि केवल पहले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास में भिन्न होते हैं और चक्रीय संरचना में C1 को एनोमरिक कार्बन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है, एक एक आपको बहुविकल्प उत्तर प्रश्न बहुत ही अच्छे से तैयार कराए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चाहते हैं इसका सेकंड पार्ट आए तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।